आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आपको मैं बता दूं आज के वीडियो का टॉपिक जो है सीटेट के पर्यावरण के 30 के 30 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ और ये 30 के 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब विशेष करके शाम के टाइम जो मैं वीडियो दूंगा, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को आप समझना चाहते हैं, मेरे साथ समझना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, सीटेट का चाहे ईवीएस हो चाहे जो चीज़ हो, उसमें 15 नंबर का कंटेंट आएगा। कंटेंट का मतलब ये होता है कि एनसीईआरटी का कंटेंट आएगा। इसमें 60 से 75 क्वेश्चन अर्थात 15 नंबर का जो प्रश्न आएगा वह पूरे के पूरे कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं का एनसीईआरटी पूछा जाएगा। पहली दूसरी में पर्यावरण नहीं चलता है, आप यह ध्यान रखिएगा। आपसे कभी कभार इसी सीटेट में ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पहली दूसरी में एनसीईआरटी में पर्यावरण चलता है? नहीं चलता है। ठीक है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं का पर्यावरण का कंटेंट पूरी तरीके से सीटेट में पूछा जाता है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 15 नंबर का कंटेंट आएगा और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। आज हम पेडागोजी आपको दिखाएंगे, कितनी आसान पेडागोजी आती है, कितनी आसान आती है, आप देखते ही सवाल को हल कर ले जाएंगे। अपने विचार को आदर्श रखिएगा, एक आदर्श शिक्षक के तौर पे अपने आप को रखिएगा, निश्चित तौर पे सवाल सही कर ले जाएंगे। ठीक है, और ईवीएस का जो की पॉइंट है, मैं की पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर आप ईवीएस की पेडागोजी 3-4 प्रीवियस ईयर के बाद 100% पूरी पेडागोजी आपको समझ में आ जाएगी। पेडागोजी का मतलब शिक्षण शास्त्र होता है। शिक्षण शास्त्र का मतलब आप बच्चों को किस तरीके से ईवीएस पढ़ाएंगे। ठीक है, ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। आप भी चना खाए होंगे, आपके परिवार में कोई चना खाता होगा, आप खाते होंगे आप भी। तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन आपको सीटेट से आसान क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षा में मिल ही नहीं सकता है। आप चना भिगोते हैं, चना भिगोने के बाद क्या सबसे पहले क्या उसका तना अंकुरित होता है, पत्ती अंकुरित होती है, रूट अंकुरित अर्थात जड़ अंकुरित होता है या फल? तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर मित्रों जड़। सबसे पहले जो अंकुरित होता है चने में वो क्या होता है? जड़ अंकुरित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आया ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है आपको कोई हो सकता है। देखिए 62वां क्वेश्चन हो सकता है कि आप ना पढ़े हों। 62वां क्वेश्चन है, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? ठीक है, अगर यह क्वेश्चन आप नहीं जानते तो आप ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे टकरा सकता है। इसका जो राइट आंसर मित्रों आयोग ने माना है, वो आयोग ने इसका राइट आंसर माना है नीला और काला। ठीक है मित्रों, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर नीला काला रंग आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ पर, ठीक है, खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन का घोल डाला जाता है। यदि मंड अनुपस्थित है तो आयोडीन का घोल पीले या नारंगी रंग का हो जाता है। ठीक है, और अगर मंड उपस्थित है, अगर मंड उपस्थित है खाद्य पदार्थ में तो वह जो है नीला या काला हो जाएगा। और अगर मंड नहीं है, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर मंड नहीं है आयोडीन के डालने पर, ठीक है, उसका जो रंग बनेगा वो कैसा बनेगा? उसका रंग कैसा बनेगा बताइए? मैंने अभी बताया, अगर अनुपस्थित है तो उसका रंग जो है पीला हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी नामक रोग किससे होता है? ठीक है, बेरी बेरी नामक रोग किसकी विषमता के कारण होता है? B12, B2, B1, B3। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और बी जो है B1 की कमी से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है B1। आपके एनसीईआरटी में B1 पूछा गया है तो निश्चित तौर पे B1 ही पूछा जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। और अगर वही बात करें मित्रों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। पटसन का रेशा पटसन के पौधे किस भाग से प्राप्त होता है भाई?
आप अगर गांव के होंगे तो पेटुआ, हमारे यहाँ पेटुआ बोलते हैं हम लोग उसको, मतलब आज से 10 साल पहले लोग भिगोते थे तालाब में, उसके बाद उसके तने से जो है, ठीक है, उसके तने से जो है रस्सी बनाते थे। तो यही होता है, पटसन के रेशे के तने को भिगो करके उससे रस्सी बनाई जाती थी। हमारे यहाँ अवधि क्षेत्र में उसे पेटुआ बोलते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा जड़ नहीं है, बताइए। मूली क्या है? बताइएगा, मूली क्या है? मूली जड़ है। ठीक है, मूली जड़ है। शकरकंद क्या है? शकरकंद, कुछ लोग शकरकंद समझ में नहीं करते हैं भैया, हमारे अवध क्षेत्र में इसे गंजी बोलते हैं। अभी एकादशी बीती है, एकादशी के दिन गंजी हमारे अवधि क्षेत्र में लोग खाते हैं, वही शकरकंद गंजी को बोलते हैं। आज से ध्यान रखिए, अभी तक तो शायद कई बच्चों को तो शकरकंद का नाम नहीं पता रहा होगा, शकरकंद उसी गंजिया को बोलते हैं। ठीक है, तो वो अभी जड़ होता है। जो टैपियोका होता है मित्रों, यह भी जड़ होता है। लेकिन जो आलू होता है ना, आलू क्या होता है? तना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है कि नहीं? 66वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? बताइए कौन सा परजीवी पौधा है? ठीक है, पीपल परजीवी है, अमरबेल परजीवी है, अंगूर परजीवी है, मनी प्लांट परजीवी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर होगा अमरबेल। क्या होगा? अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। परजीवी पौधा का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार की लता होती है अमरबेल। ठीक है, और जो बबूल, कीकर, बेर, या मतलब कि आप समझिएगा, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बबूल पीपल का पेड़ होता है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उस पर ये जो है लपेट करके चढ़ती है, और उसी पेड़ के जो है कुछ भागों को जो है अवशोषित करती है, उसी से इसका जीवन यापन होता है। अर्थात अमरबेल क्या होता है? परजीवी होता है। ठीक है, ये लताओं की समान होता है और पेड़ों पर चढ़ करके अपना पोषण करती है। समझ में आया ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 67वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? बताइए किस पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? पशु खा लेते हैं, उसके बाद कहीं लेटरिंग वगैरह कर देते हैं, उसके बाद फिर से ये वृक्ष बन जाते हैं। बताइए, क्या सहजन है? बताइए, सहजन तो आप खाए होंगे, निश्चित तौर पे खाए होंगे। क्या सहजन है, या मैपल है, ठीक है, या ऑक है, या मैंगो है? ठीक है, आप सभी लोग बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं मित्रों। इसका राइट आंसर है आम। आम का पौधा, अगर आम का फल जो है पशु खा लेंगे तो उसकी जो बिया होता है, हमारे अवधि क्षेत्र में गिसुली बोलते हैं, उसको भी साथ में खा जाता है, और खाने के बाद कहीं चरने गया है वहीं पर लेटरिन कर देगा, जहाँ पे गिरेगा वहीं पे वो जाम जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ 67वां क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए 68वां क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? मित्रों बीज पत्र किसे कहते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन हमें इसका लगा। क्या बीजावरण को बीज पत्र कहते हैं, क्या भ्रूण को कहते हैं, या बीज पत्ती को कहते हैं, या बीजांड द्वार को बोलते हैं? ठीक है, बीज पत्र किसे बोलते हैं मित्रों? बीज पत्र की जो शुद्ध है, मतलब अशुद्ध हिंदी या तत्भव कहे तो उसे बीज पत्ती बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीज पत्ती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बीजावरण नहीं करेंगे, बीज पत्र को बीज पत्ती कहेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं? मैं आपको बता दूं, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, ठीक है, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारी बात को ध्यान रखिएगा, जितनी भी दलहनी पौधे होते हैं, चना है, मटर है, अरहर है, मूंगफली है ना, सबके पौधे जड़ों में पाई जाती है। और इसमें कौन सा नहीं है भाई? बताइए। स्वीट पी मीठी मटर में पाया जाता है, क्योंकि इससे दाल बनती है। बगीचे वाली मटर में भी पाया जाता है, दाल बनती है। मूंगफली की दाल बनती है, इसमें पाया जाता है। लेकिन तुलसी के ग्रंथियों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है पटल, ऑप्शन नंबर बी है सिरा विन्यास, सी है मध्य सिरा, डी है वृंत या पर्णवृंत। ठीक है, तो पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था को जो है मित्रों क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिरा विन्यास कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 71वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। जितने भी 15 नंबर का कंटेंट आता है, तीसरी, चौथी, पांचवी का जो आपका वो है ना ईवीएस का जो आसपास किताब आती है, कक्षा 3, 4, 5 एनसीईआरटी का,
100% पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी से मिलता है, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं जाता है। ठीक, चलिए आगे 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कोयला, भाई जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? ऐसे ईंधन जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ईंधन जो पृथ्वी के अंदर पाए जाएंगे जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है क्योंकि पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है, इस वजह से। ठीक, इससे आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं। 72वां क्वेश्चन देखिए भैया, निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है ज्वार भाटा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है जीवाश्म ईंधन। सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? बताइए कौन सा होगा? सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा यहाँ पे नहीं भाई, ऊर्जा है, मैं गलत बोल रहा हूँ। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन है। अर्थात वर्तमान के समय में जानते हैं क्या हो रहा है? वर्तमान के समय में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो आदि हैं, ये जो है सौर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अर्थात इनसे हम परंपरा के तौर पे, अर्थात इनसे हम अनवरत जो है यूज कर रहे हैं ईंधन के तौर पे। ठीक है, अगर अपरंपरागत स्रोत की बात की जाए तो अपरंपरागत स्रोत में मित्रों सौर ऊर्जा आएगा। ठीक है, चलिए नवीकरणीय बोलते हैं, सौर ऊर्जा को नवीकरणीय बोलते हैं। अर्थात इसे जो है उत्पन्न किया जा सकता है, जब तक सूर्य रहेगा तब तक हम सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कोयला वगैरह सब खत्म हो जाएंगे एक दिन, जीवाश्म जितने होते सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें अनवीकरणीय बोलते हैं। लेकिन परंपरागत अगर आ जाए तो इन्हें परंपरागत बोलेंगे, क्योंकि अभी तक की परंपरा क्या है? कोयला से, जीवाश्म ईंधन से, पेट्रोलियम से, इसी से तो हम ईंधन प्राप्त कर रहे हैं, तो परंपरागत स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, अभी सौर ऊर्जा का उतना ज्यादा परंपरा नहीं चल रही है, इस वजह से सौर ऊर्जा को अपरंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए 73वां क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधे के ऊपरी भागों में वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या बोलते हैं? ठीक है, पौधे के ऊपरी भागों में वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या बोलते हैं? पहला है प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। वृद्धि बिल्कुल नहीं बोलते हैं। श्वसन बिल्कुल नहीं बोलते हैं। भैया आंख बंद करके वाष्पोत्सर्जन लगा दीजिए। पौधे के ऊपरी भाग से जब वाष्प के रूप में जल अवशोषित होता है, जल की क्षति होती है, उसे हम वाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 74वां क्वेश्चन की बात करें मित्रों, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है। ठीक है, हिमालय में एप्पल क्या है? एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखा गया है? ठीक है, इसे किस समूह में रखा गया है? मित्रों जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इसे किस समूह में रखा गया है? बताइए। अन्य स्थानिक, प्रचुर बाहुल्य, सी है स्थानिक, डी है संकटापन्न, संकट संपन्न। ठीक है, अभी तो भाई देखिए आपको मैं बता दूं, हिमालय एक स्थान है, इसके उच्च क्षेत्रों में पाया जाने वाला एप्पल है, और जो एप्पल है यह एक औषधीय पौधा है। निश्चित तौर पे आपको स्थान का इंडिकेट कर दिया गया है, इसी स्थान पे यह पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया भाई। अगर यह इसी स्थान पे पाया जाता है तो निश्चित तौर पे, अगर नहीं पाया जाता होगा, मुश्किल से पाया जाता होता, तो यह क्या हो जाता? संकटापन्न हो जाता। लेकिन इसी स्थान पे पाया जाता है ना, तो अगर पाया जाता है तो कैसा हो जाएगा? तो स्थानिक हो जाएगा। ठीक है, अगर स्थान का इंडिकेट किया गया तो अर्थात स्थानिक है। 75वां क्वेश्चन है और कंटेंट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? बताइए कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? आपके लिए मैं इसे छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, पृथ्वी से छोटा कौन सा है? चलिए 76वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जो यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है आपके अब पेडोलॉजी के क्वेश्चन शुरुआत होते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी मैं एक बार देख लेता हूं, इसे छोटा हो सकता है पेज बाय पेज करते हुए। ठीक, हाँ हो गया। चलिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? बताइए। इसमें जो पॉजिटिव आंसर होता है वही आपको लगाना है। पहला है लिंग संबंधी विषयों तथा हाशियाकरण के मुद्दों का समालोचना। क्या आप बच्चों के बीच लिंग रूढ़वादिता करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बी है बच्चों की कंठस्थ करने की कला का विकास करना,
जब भी पेडागोजी में कंठस्थ करना रटना की बात आ जाए तो वह बिल्कुल गलत है, निगेटिव होता है। और उद्देश्य कौन सा है यह आपको बताना है, मतलब पॉजिटिव उत्तर ढूंढना है। सी है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। अब भाई ईवीएस के सीखने का आप वर्णन करेंगे, लेक्चर देंगे तो बच्चा प्राथमिक स्तर, छोटका बच्चा है, समझे नहीं पाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं डी की। ठीक है, 76वें की बात करते हैं। बताइए, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों की पहचान व प्रत्याहन करना। क्या आप ये करेंगे? बताइए क्या करेंगे? वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों की पहचान व प्रत्याहन करेंगे। संबंधी कभी भी प्राथमिक स्तर पर मुद्दों की पहचान के लिए आ जाए या मुद्दों पर लेक्चर के लिए आ जाए तो आप उसे गलत, उसे निगेटिव मानिएगा। तो भाई पॉजिटिव कौन सा है? पॉजिटिव कौन सा है बताइए? पॉजिटिव पहला वाला है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं इसका डिस्क्राइब देखिए, लिंग संबंधी विषयों तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना। जब भी आप ईवीएस पढ़ाइए, पॉजिटिव आंसर लग रहा है, इस वजह से लगाया जा रहा है क्योंकि जब आप ईवीएस पढ़ाएंगे तो लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करेंगे। अर्थात लैंगिक जो रूढ़िवादिता है, यह लड़का है या लड़की है, ऐसे रूढ़िवादितों का हाशियाकरण का मतलब होता है इसे हम एक किनारे रखेंगे, अर्थात लिंग की परिचर्चा नहीं करेंगे, लड़का लड़की की परिचर्चा नहीं करेंगे। हाशियाकरण का मतलब यही होता है, एक हाशिए पर रख दीजिए, अर्थात इसे किनारे लगा दीजिए। ठीक है, और जो मुद्दे चल रहे हैं उसकी समालोचना करेंगे, आलोचना नहीं, उस पर हम समालोचना करेंगे। समालोचना का मतलब उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर परिचर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 77वां आपके सामने है। क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? ईवीएस प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस होता है ना, ईवीएस में क्या क्या होता है मैं बता दूं। ईवीएस में क्या क्या होता है यह आपसे पूछा गया है। पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा एवं मुद्दों का एकीकरण। ऑप्शन नंबर बी है बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। सी है यह थीम पर आधारित होता है। डी है इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय शामिल होते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बताइए कौन सा होगा? क्या बताइए? सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत करने की प्रवृत्ति। मैं बता दूं प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस होता है ना, वो ईवीएस जो है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को एकीकरण, अर्थात प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, विज्ञान बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। पर्यावरण जो किताब होती है, जो बुक होता है, जो पर्यावरणीय शिक्षा होती है, सबका एकीकरण उसी में कर दिया जाता है। विज्ञान भी बच्चों को उसी में सिखाया जाता है, सामाजिक विज्ञान भी उसी में सिखाया जाता है, पर्यावरण स्टडीज तो है ही। ठीक है, चलिए बी वाला देखिए, बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। बच्चा अपने पर्यावरण को संपूर्ण रूप में देखता है, यह भी पॉजिटिव आंसर है। ऑप्शन सी देखिए, यह थीम पर आधारित है। पर्यावरण में 6 थीम होते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा, अभी 6 थीमों की नाम भी मैं बता दूंगा। ठीक है, डी वाला क्या है? इसमें विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय शामिल होते हैं, बिल्कुल गलत है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के तो विषय शामिल होते हैं, लेकिन इसके उपविषय जो दिया गया है, अर्थात तो बायोलॉजी हुआ, जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, ये सभी चीज़ें इसमें नहीं शामिल होती, केवल विषय शामिल होता है। ठीक है, तो ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से ईवीएस की शिक्षा निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है अनुभव के द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर बी है मूर्त से अमूर्त की ओर सीखना। ऑप्शन नंबर डी है सी है ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखना। ऑप्शन नंबर डी है ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। ठीक है, बताइए ईवीएस की शिक्षा संबंध में कौन सा कथन सही है? ईवीएस को अनुभव के द्वारा सीखा जाता है, जी बिल्कुल। पर्यावरण को जो है बच्चों को अनुभव के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए मूर्त से अमूर्त की ओर जो चीज़ें बच्चे को आ रही है पहले उसे बताइए, उसके बाद जो चीज़ें नहीं आती है, मतलब उदाहरण से आप उसे जो है नियम की तरफ ले जाइए, इसे मूर्त से अमूर्त की ओर कहते हैं। ठीक है, और कोई भी पेडागोजी आप शिक्षा, मतलब कोई भी टीच आप कर रहे हैं, कोई भी शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हैं, तो वह शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉजिटिव मेथड होता है वह होता है आगमन विधि। आगमन का मतलब होता है पहले आप उदाहरण देंगे, उसके बाद बच्चे को जो है नियम की तरफ लेके जाएंगे। आगमन विधि इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हर एक पेडागोजी में आगमन विधि को सकारात्मक माना गया है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, आगमन विधि को ज्ञात से अज्ञात की ओर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर को हम संश्लेषण विधि भी बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। संश्लेषण मतलब बनाना, संश्लेषण मतलब बनाना, और बनाया कब जाता है? जब हमें कोई चीज़ ज्ञात होता है,
और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। संश्लेषण विधि को ज्ञात से अज्ञात की ओर बोलते हैं, ठीक। और ईवीएस का एक प्रासंगिक स्वरूप भी होता है, बिल्कुल सही है। तो ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? चारों सही है, ABCD चारों सही है, ठीक है। चलिए 78वां हो गया ना। 79वां देखिए, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? देखिएगा मित्रों, ईवीएस के पाठ्यक्रम के 6 थीम होते हैं, ठीक है, 6 थीम होते हैं, आप उसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 6 थीम। देखिए कौन कौन सा होता है। पहला होता है परिवार और मित्र, आप लिख लीजिएगा, पहला होता है परिवार और मित्र। दूसरा होता है मित्रों, दूसरा होता है वाटर, ठीक है। तीसरा होता है मित्रों जल। चौथा होता है ट्रेवल, ठीक है। पांचवा होता है, ट्रेवल माने यात्रा होता है भैया, हाँ। पांचवा होता है फूड, ठीक है। छठा होता है शेल्टर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यार। पहला होता है क्या? परिवार और मित्र। दूसरा होता है वाटर। तीसरा होता है ट्रेवल, ठीक है। चौथा होता है फूड। पांचवा होता है शेल्टर। और छठा होता है, शेल्टर का मतलब होता है आवास, ठीक है। और छठा होता है थिंग्स वी मेक एंड डू, वस्तुएं जो हम बनाते हैं या करते हैं, ठीक है। ये होता है 6 थीम। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या दिए, ईवीएस पाठ्यक्रम का कौन सा थीम है? कार्य एवं खेलकूद जो है ये परिवार और मित्र का उप थीम है। परिवार और मित्र के उप थीम में मित्रों जानते हैं 4 जो है उप थीम आता है। कौन कौन सा आता है आप लिखिएगा। परिवार और मित्र के थीम में जो है 4 उप थीम होता है, बाकी सब अलग अलग है, ठीक है। लेकिन परिवार और मित्र में 4 उप थीम होता है। एक होता है रिलेशनशिप्स, एक होता है वर्क एंड प्ले, एक होता है एनिमल्स, एक होता है प्लांट्स, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? एनिमल्स तो थीम है, पेड़ पौधे थीम नहीं है, ठीक है। पेड़ पौधे थीम नहीं, ये उप थीम है, ठीक है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं यह थीम है। कार्य एवं खेल कूद यह भी क्या है? यह भी जो है उप थीम है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा भाई? इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं, ठीक है। कार्य एवं खेल कूद परिवार और मित्र का उप थीम है। प्लांट्स परिवार और मित्र का उप थीम है। एनिमल्स परिवार और मित्र का उप थीम है। और इसमें एक उप थीम और आता है, कौन सा आता है? रिलेशनशिप्स, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इसका थीम। 80वां क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। अंतरिक्ष में एक सुनीता है, ठीक है। इससे क्या आपको क्या बताया जाता है, ठीक है। चलिए, क्या अंतरिक्ष में जाकर के आप रोजमर्रा की चुनौतियों को बताएंगे इस कहानी से? क्या असल जीवन की घटनाओं से बताएंगे, ठीक है। क्या वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव को बताएंगे? क्या वास्तविक स्थान को बताएंगे? मित्रों, जो अंतरिक्ष में सुनीता है, ठीक है, अंतरिक्ष में सुनीता की जो एनसीईआरटी बुक में एक पाठ रखा गया है, उसका मेन मकसद यही है कि वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव को बताना, ठीक है। मैं पेडागोजी का एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है 95% सही हो जाता है, लेकिन आप पॉजिटिव देखिएगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव आंसर वही सही होता है। खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? ठीक है, खराब होने एवं अपव्यय का, ठीक है। चलिए, परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, इस विषय पर श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना। सी है व्याख्या एवं विचार विमर्श करना, ठीक है, व्याख्या एवं विचार विमर्श करना। डी है सोच स्याही जोड़ा एवं साझा करना। क्या है भाई? खराब होने या अपव्यय के, भाई बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई भोजन आपका खराब हो रहा है, उसमें क्या करेंगे? परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। आपके जो अनुभव रहे हैं जीवन के, वो साझा करिए, बच्चे नहीं वैसा करेंगे, ठीक है। और इस विषय पर श्रव्य दृश्य से ऑडियो वीडियो दिखाएंगे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। 82वां क्वेश्चन क्या है? ईवीएस की एक कक्षा एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाता है? बताइए। ईवीएस की एक शिक्षक है, वह किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाता है? प्रदत्त कार्य है, फील्ड क्षेत्र भ्रमण है, प्रयोगात्मक कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। जो ईवीएस का शिक्षक है, स्वच्छ भारत अभियान अगर चलाएगा ना, तो वह जो है प्रोजेक्ट के तौर पे चलाएगा। बच्चों को जो है परियोजना देगा और बच्चे जो है उसे करेंगे, तो बच्चों को आनंद भी आएगा और उससे प्राप्त अनुभवों को लिखेंगे, ठीक है। चलिए,
और ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है मित्रों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्षेत्र भ्रमण कहीं पर दिख जाए तो सबसे पॉजिटिव होता है आप बच्चों को ईवीएस जो है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से सिखाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, 83वां क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्टर हुसैन की जो कहानी दी गई है उस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल चक्र के प्रत्यय का, संघनन की प्रक्रिया का, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की समझ का। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने की समझ का। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों की रुचियाँ का। अगर ये आप कहानी पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे, लेकिन भाई देखिए उसी से ठंडा उसी से गर्म, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, मतलब अपने आप को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भैया प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की इस कहानी का प्रयोग किया गया है। 84वां क्वेश्चन है, ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? आप इसे देखिएगा, मैं चारों ऑप्शन पढ़ता हूं, आसानी से आप उत्तर लगा ले जाएंगे। विद्यार्थियों को मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, विद्यार्थियों की विषयानुसार प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना। कभी भी आप विद्यार्थियों को अंक वगैरह नहीं प्रदान करेंगे, इस उद्देश्य से कभी आकलन करना ही नहीं है। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नति के लिए कभी आकलन करना ही नहीं है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर ए और बी में से ही कोई हो सकता है। ये दोनों तो पहले गलत हो गए। ठीक है, ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए, बताइए कौन सा सही होगा? क्या विद्यार्थियों को विषयानुसार प्रगति का आकलन, कभी भी आपको विषय के अनुसार, चैप्टर के अनुसार कभी भी आकलन करना ही नहीं, यह भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव है कि विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना है। ठीक है, इस वजह से रचनात्मक मूल्यांकन का यही मतलब होता है। चलिए, 85वां क्वेश्चन है, ईवीएस का एक शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक क्या प्रयोग करता है, बताइए। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों को प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक क्या प्रयोग कर रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है भैया। इसका जो राइट आंसर है ना, आप ध्यान रखिएगा, जो वह प्रयोग करता है मित्रों उसे हम बोलते हैं, ठीक है, दृष्टांत वर्णन उपकरण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? दृष्टांत वर्णन उपकरण। ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो मत लगाइएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, और जो आयोग ने सही माना है। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है और अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। जब भी व्यवहारों का अवलोकन करेगा ऐसे ईवीएस का शिक्षक करेगा तो वह दृष्टांत वर्णन उपकरण रखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक है? ईवीएस के आकलन का सूचक कौन है? आप ईवीएस का आकलन कैसे करेंगे? आकलन का मतलब अवलोकन कैसे करेंगे? मतलब यार आकलन का मतलब क्या होता है? आप उसका निरीक्षण कैसे करेंगे? ठीक है, अवलोकन के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, याद स्मृति के माध्यम से, प्रत्याह्वान अर्थात रिकॉल। ठीक है, कभी भी आपको अगर प्रत्याह्वान दी जाए तो ये निगेटिव होता है। कभी भी आप बच्चे को जो है रिकॉल के लिए जो है सूचित नहीं करेंगे, आप उसे बाधित नहीं करेंगे तो बेटा आप रिकॉल करो। ठीक है, उसे रिकॉल नहीं कराना है, उसे याद कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं करना है। ठीक है, उसे ये नहीं करना कि तुम याद करके ही आओ। ठीक है, आप ईवीएस की कक्षा में अवलोकन कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। इसी दो के माध्यम से आप ईवीएस को सिखाइएगा। जो भी निगेटिव आप काट दीजिए। कभी भी आप बच्चों को याद नहीं कराएंगे, कभी भी आप बच्चों को रिकॉल नहीं कराएंगे, अर्थात प्रत्याह्वान नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा पॉजिटिव आंसर सही आंसर। चलिए 87वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या है? विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, ठीक है, गृह कार्य देना। वास्तविक चुनौती क्या है, बताइए वास्तविक चुनौती क्या है? पर्यावरण के अध्ययन में जो है वास्तविक चुनौती क्या है? ठीक है, सही बात तो यह है कि वास्तविक चुनौती यही है, सीखने का अवसर देना। आपको पॉजिटिव उत्तर ढूंढना है। विद्यार्थियों को कभी भी आपको सूचना देना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य है भाई? नहीं है। विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य है? विद्यार्थियों को गृह कार्य देना चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। चुनौतीपूर्ण तो यह है कि आप विद्यार्थियों को सीखने का अवसर कैसे प्रदान करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आंसर लगाइएगा।
88वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। देखिएगा मैं आपको बताऊं, है ना, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक, कभी भी पेडागोजी में पाठ्य पुस्तक की बात आ जाए, पाठ्य पुस्तक से हम बच्चों को सिखाएंगे तो आप इसको देखते ही गलत काट दीजिए। पाठ्य पुस्तक से कभी बच्चों को नहीं सिखाना है, कार्यपत्रक दे करके कभी भी बच्चों को नहीं सिखाना है, ठीक है। पर्यावरण को जब भी आप सिखाइएगा, ठीक है, जब भी आप सिखाइएगा, अगर उसमें क्षेत्र भ्रमण शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो बिल्कुल पॉजिटिव और सबसे सटीक उत्तर वही हो जाएगा। लेकिन अब विजुअल दृश्य के माध्यम से सिखाना है। अब दृश्य का मतलब ये नहीं है कि उसे आप क्षेत्र मतलब साइट पर ले जा करके, कहीं पर वन में ले जा करके, गार्डन में ले जा करके गार्डन दिखाएंगे। दृश्य का मतलब कोई चीज़ आप दिखा करके, जैसे मैप दिखा करके बच्चों को आप नहीं सिखाइएगा, ठीक है, यह भी गलत ही हो जाएगा। प्राइमरी स्तर पर ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी स्तर पर अगर आपको सिखाना है तो कविताएँ और कहानियों के माध्यम से सिखाइए, ठीक है। कविताओं और कहानियों के माध्यम से बालक बहुत बेहतरीन तरीके से रुचिपूर्ण सुनेगा और सीखेगा। 89वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। पठन सामग्री बिल्कुल नहीं हो सकता है। जहां भी पठन सामग्री आ जाए महत्वपूर्ण है ये नहीं है। विज्ञान प्रयोगशाला महत्वपूर्ण नहीं है। संसार का मानचित्र महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण है वह है, कभी भी बात अगर सकारात्मक सहयोग की आती है तो वह सकारात्मक सहयोग होता है मेंबर ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के सदस्य, ठीक है, समुदाय के सदस्य। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। हमेशा जब भी लर्निंग होगी, जब भी अधिगम होगा, कैसे होगा, सहयोग से होगा, ठीक। 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। आनंद लिया जाता है, ठीक है। किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, अर्थात कौन सा आकलन ऐसा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आकलन ऐसा है जिसमें विद्यार्थी बोझ अपने ऊपर महसूस नहीं करते हैं। हम लोगों के समय में किसी भी परीक्षा, कोई भी गुरुजी आते थे टेस्ट लेने के लिए तो हमारे सर पे बोझ हो जाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा सही है वही आपको बताना है। पेपर पेंसिल परीक्षण, भाई पेपर पेंसिल परीक्षण आप बच्चों को दे देंगे तो भाई वो बिल्कुल बोझ से दब जाएगा, उसे लिखना पड़ेगा। मौखिक प्रश्न मत पूछिए भाई बच्चों से, मौखिक प्रश्न। पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि कभी मत कराइए। जब भी उसका आकलन करिए पोर्टफोलियो द्वारा आकलन करिए, ठीक है, उस पर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। पोर्टफोलियो में क्या होता है, दिन प्रतिदिन के बच्चों के व्यवहार को लिखा जाता है, उसके प्रगति को लिखा जाता है, उसके मूल्यांकन को लिखा जाता है, वही पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो का काम क्या होता है, यह शिक्षक बनाता है। शिक्षक क्यों बनाता है पोर्टफोलियो, क्योंकि शिक्षक उस बच्चे के पूरे साल भर के दिन प्रतिदिन के विचारों, व्यवहारों एवं उसके प्रगति का आकलन करते हुए उस पोर्टफोलियो में लिखता है। बाद में जब वह बच्चा जो है अगली क्लास में जाता है तो अगले शिक्षक को दे दिया जाता है, या वह जो है अभिभावक को दे दिया जाता है कि आपका बच्चा इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, आपको ऐसा इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, जहां तक मुझसे हो सका हमने किया। पोर्टफोलियो यही होता है, बच्चे के दिन प्रतिदिन का आकलन, ठीक। मित्रों जो 15 क्वेश्चन है कंटेंट का है, बिल्कुल पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, और जो 15 के 15 पेडागोजी है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप देखिएगा कैसे आप करते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और 2 के स्पीड पे करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा पूरा वीडियो जरूर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।